मैंने कुछ प्रैक्टिस की आपने लास्ट टाइम का टॉपिक जो हुआ था? कुछ किसी का पर्टिकुलरली हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूँ, किसी ने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वगैरह पूछना है, तो केस है किसी के पास तो जल्दी से पूछिए वरना आगे चलेंगे फिर हम। कोई डाउट नहीं? चलो आगे थोड़ी करें स्टार्ट। एक लास्ट हमारा आर्टिकल हुआ था फॉर्मल चार्ज, वहां तक पूरा हो चुका था। अब देखिए हमारा आज का हेडिंग है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं आयनिक और इलेक्ट्रो संयोजी बंध। आज हम सारे जितने भी बॉन्ड्स होते हैं इनके बेसिक स्टडी करने के। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नोट कीजिए फटाफट। आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? देखो इस बॉन्ड की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। देखो ध्यान दीजिएगा, सब लोग बाद में लिखेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना नेसेसरी होता है। सपोज आपके पास दो एलिमेंट है। सपोज हम लोग NaCl का फॉर्मेशन स्टडी करते हैं। आपको पता है इसमें Na क्या करता है? पहले अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Cl क्या कर लेता है, उसको गेन कर लेता है। देखो ये जरूरी होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करे गेन करे। इससे एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, और फाइनली आपस में क्या कर देते हैं? अट्रैक्शन। देखो ये जो बॉन्ड बनेगा इस तरह से बनेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला और एक गेन करने वाला नेसेसरी होता है। अभी को लिखिएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ये बॉन्ड तब बनेगा जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव हिंदी में कहते हैं विद्युत धनी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला। और एक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को लेना। देखो अगर कहीं पे एक एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। समझ पा रहे हैं? देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से दोबारा देखें। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक इलेक्ट्रॉन का लूज करने वाला और एक गेन करने वाला। जो लूज करने वाला होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, विद्युत धनी कहते हैं। वो खुद को पॉजिटिव बनाना चाहता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उसको प्राप्त करेगा, जिससे एक प्लस बनेगा और एक माइनस बनेगा। देखो ये आपके सामने इसका प्रूफ है। तो बनता है आयनिक बॉन्ड। किसी को कॉपी करना कर ले फटाफट। देखो ये आपका एक MCQ बन गया, ये आराम से क्वेश्चन को पूछ सकता है। जब तक एक एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं है, ये बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो इस बॉन्ड के बनने के लिए जरूरी होता है एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, ये बड़ी कॉमन सी केमिस्ट्री है। तो इसे कहते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रॉन वैलेंट वैद्युत संयोजी बंध। चलिए कोई बहुत मुश्किल केमिस्ट्री नहीं, सिंपल। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला और एक गेन करने वाला, एक देने वाला और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इस सिचुएशन में आयनिक बॉन्ड बनेगा। बातें नहीं, बिल्कुल भी स्टूडेंट को डाउट है मेरे से बताओ। चलिए यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है सब एग्री? आगे चलते हैं इसके बाद। देखो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब इसको हटा रहे हैं। अगला हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। नोट कीजिए अब हेडिंग। फैक्टर्स, फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फैक्टर्स गवर्निंग, फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इसका मतलब होता है कौन कौन से कारक आयनिक बॉन्ड के बनने को गवर्न करते हैं। गवर्न, बातें कर रहे हैं यार, बोलने वाला कुछ काम नहीं है यहाँ पे, देखे सब। फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है,
अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस बॉन्ड को बनने को कंट्रोल करते हैं? देखो जरा सब ध्यान देना, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इस पे क्वेश्चन आने की 100% चांस है। देखो अभी आपके सामने आयनिक बॉन्ड बना, ये काम कितने स्टेप में हुआ? 3 स्टेप। देखो 3 पद हुए यहाँ पे। पहले स्टेप में एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने गेन की, और तीसरे स्टेप में आपस में अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण हो गया। ठीक है, को कॉपी नहीं करेंगे। किसी को पता है जो पहला स्टेप है उसकी जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी, चलो मैं ही बताता हूँ, सीधा टाइम बताते हैं। देखिए आपको शायद पता होगा जो पहला स्टेप है वो एंडोथर्मिक है। पहले स्टेप में ना एनर्जी देनी पड़ती है, और आपको शायद पता हो उस एनर्जी का नाम क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। जानते हो सिंबल? इसको आप हिंदी में बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। वैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। जैसे कल आपको मैंने सिखाया था आनंद ऊर्जा, कल बोर्ड्स मॉडल में कराया था मैंने। जब आप इस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे ना, तो एनर्जी खर्च होगी आपकी। ये प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक। यहाँ पे वैल्यू प्लस की आएगी। बताओ ये जानते हैं आप? ये थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। और हमने ना चैप्टर पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ा। पीरियोडिसिटी में ये सारे फंडामेंटल आते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी देनी पड़ेगी। ये प्रोसेस गारंटी से एंडोथर्मिक है। साइन इसलिए प्लस में आ रहा है। यहाँ पे प्लस साइन का मतलब है एनर्जी खर्च करना। आई का मतलब आयनाइजेशन, और एच का मतलब एंथैल्पी। ओके, इस तरह ये सीधी सी बात है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और क्लियर दिख रहा है इसके एंथैल्पी पॉजिटिव। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। क्यों लिया? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो पता उसके अंदर क्या आई? उसमें स्टेबिलिटी आई, उसमें स्थायित्व आया। तो वो अपने में से एनर्जी निकालेगा। बताओ उस एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो फंडामेंटली ना हमारे साथ प्रॉब्लम है। बेसिक्स होना बहुत आसान है, बट पहले स्टेप में एनर्जी लगती है, दूसरे स्टेप में एनर्जी निकलती है। पहला स्टेप एंडोथर्मिक है, दूसरा स्टेप एक्सोथर्मिक है। और पता है इसको हिंदी में क्या बोलते होंगे? हिंदी नाम सही नहीं है, हिंदी में टर्म बड़ी कंफ्यूजिंग है, ये बेस्ट है। या आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थोड़ा आप इंग्लिश में आप भी सीखा करो, ज्यादा हिंदी में करें खराब हो जाता है। किसी को दिक्कत हो बताओ प्लस माइनस का मतलब क्या है? ये हम थर्मोडायनेमिक्स से बढ़ा सकते हैं। इसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं। जब भी कहीं एंथैल्पी प्लस में होती है प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, और जहां माइनस में हो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, उष्मा अक्षेपी। बताओ तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है? प्लस माइनस का आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण। अट्रैक्शन से भी एनर्जी का लॉस होगा। यहां भी एनर्जी निकलेगी, इसकी भी एंथैल्पी माइनस में आएगी। वो जानते हैं एंथैल्पी का नाम क्या है? लैटिस एंथैल्पी। इसका नाम होता है लैटिस एंथैल्पी, हिंदी में कहते हैं जालक ऊर्जा, ऐसे कहते हो। पहले आप तीनों को नोट करो, कुछ बोलो। किसी को दिक्कत आए ना बताओ। पहले में प्लस क्यों आया, दूसरे में माइनस क्यों आया, तीसरे में माइनस क्यों आया? आप पूछ सकते हैं। हेजिटेशन बिल्कुल मत करिए। देखिए तो ये ना सब बेसिक सा खेल होता है। अब पीरियोडिसिटी चैप्टर ही नहीं हुआ हमारा, सीधा केमिकल बॉन्डिंग में जंप कर गए। सिलेबस को डिजाइन थोड़ा सही तरह से नहीं करा था। चाहे सिलेबस का डिजाइन होना चाहिए वैसा नहीं बना हुआ। अब ये थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आता हो। घर पे आप भी कोशिश किया करें, देखिए पूरा कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना। अब किसी को किसी चीज में डाउट हो बताओ। आई का मतलब क्या है, ये ईजी का मतलब क्या है, लैटिस का मतलब क्या है? LATTICE कहते हैं, इसकी स्पेलिंग। इसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। चलो बच्चों यहां तक हो गया? कोई दिक्कत? प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, सबको क्लियर होना चाहिए। कहाँ पे एनर्जी वॉल्व हो रही है, कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, पता होना चाहिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, दीजिएगा। अब सर देखो अटेंशन पे करो, देखिए सुनिए। आपको किसी को पता है? देखो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, देखो देखते हैं किसे समझ आता है। मान लीजिए, अब ये लिखना नहीं होगा। एक एलिमेंट ए है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ 10 है, 10 किलो कैलोरी। एक दूसरा एलिमेंट है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है 20 किलो कैलोरी। ठीक है, सुंदर हो। देखो यहाँ दिमाग लगाना है, आप सबने देखते हैं कौन कितना सोच सकता है। यहाँ 10 और यहाँ 20। ये सबको पता है वैल्यू ज्यादा है, 20 10 से बड़ा होता है, सबको पता ही है। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब बताओ। उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 10 किलो कैलोरी,
उसकी 20 किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या हो? जो कहना बोलो, ठीक से खड़ोगे, बोलो ढंग से, बताओ, कॉन्फिडेंस से बताओ, बताओ। देखिए, पहली बात तो गेन को कर ही नहीं रहा। ये प्रोसेस ये एंडोथर्मिक है। सब सुन ले ध्यान से। वैल्यू प्लस का मतलब है एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। बैठ जाओ, एक मिनट, पहले आप समझ लें इस बात को। यहाँ पे कोई एनर्जी गेन नहीं है। ये एनर्जी गेन नहीं कर रहा, मतलब अल्टीमेटली हमें खर्च करनी है। तो ये अभी सही से बना नहीं पॉइंट ये। आप बताओ। छोटे बड़े पे कमेंट कर रहे हो आप? हाँ, ये बात देखो, इनकी सही है बिल्कुल। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी खर्च हुई, यहाँ पे कम एनर्जी खर्च हुई। ये बात तो बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। देखो, ये सही कह रहे हो बिल्कुल। भाई, वहां पे वैल्यू बड़ी है, ज्यादा एनर्जी खर्च हुई। वहां पे वैल्यू छोटी है, वहां पे कम एनर्जी खर्च हुई। यहाँ पे ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं चाहता था, और वहां पे कम खर्च आने का मतलब क्या है? वो निकालना चाहता था। देखो, एक मिनट सुनो। मैं अभी क्लास में पढ़ाने आ रहा हूँ, ध्यान देना, 5-7 दिन से आ ही रहा हूँ। अगर मुझे पढ़ाने के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आपको डेली समझाओ, डेली कहना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको मैंने थोड़ा सा समझाया और आपने फटाफट सारा काम कर लिया, इसका मतलब क्या? आपका इंटरेस्ट है। ये सब इंटरेस्ट की मेजरमेंट है। भाई, हम चाहते नहीं चाहते इस बात। भाई, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा खर्च हुई तो इसका इंटरेस्ट कम है। यहाँ पे एनर्जी कम खर्च हुई तो इसका इंटरेस्ट ज्यादा है। ये सब इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं आप में से कुछ कर नहीं सकता, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन बस अपना अपना इंटरेस्ट है। नहीं है आपका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में, ठीक है, आप यहाँ आते हैं, आना एक अलग बात है, इंटरेस्ट होना एक अलग बात है। क्योंकि जिसका इंटरेस्ट होगा वो मेहनत भी करे, पढ़ेगा भी। अब मान लो कोई यहाँ आता है, ठीक है, थोड़ा सीख लिया, घर चला गया, सही है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्टर बनना नहीं चाहता, उसका लाइफ में कुछ और प्लान है। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जहां पे ज्यादा वैल्यू खर्च होगी, सीधी सी बात है, यहाँ पे कम इंटरेस्ट है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा है। ये इंटरेस्ट सोचो आप, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक मिनट रुक जाओ, मत लिखो इन बातों को, इनको लिखने से क्या होगा? कई लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, वैसे एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, जिम जाते हैं, कुछ कर रहे हैं। बताओ, सुबह 4 बजे उठने का क्या मतलब है? वो कह रहे मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्ट ही तो है। पूछ के देखो, वो कह रहा मुझे अच्छा लगता है, मेरी नींद मैटर नहीं करती, मैं रात को टाइम से सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। अब एक आदमी कह रहा है मैं तो आराम से 9 बजे उठता हूँ, वो जिम में नहीं जा रहा, तो कह रहा मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसको सोच के देखो आप, सब कुछ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो जहां पे ज्यादा एनर्जी खर्च हुई उसका इंटरेस्ट कम था, जहां पे एनर्जी कम खर्च हुई उसका इंटरेस्ट ज्यादा था। इसको लिखना नहीं होता, ये बातों को सोचना होता है, फील करना होता है। अब सीएल की बारी है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इससे एनर्जी निकाली। मान लो फिर दो एलिमेंट है ए और बी, एक ने एनर्जी निकाली, देखो देखो, -60, माइनस का मतलब निकालना है, और एक निकाल रहा है 70। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? ये सीधी सी बात है, नीचे की वैल्यू बड़ी है। बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? बड़ा होने का मतलब क्या हुआ? उसका इंटरेस्ट ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंटरेस्टेड है। सोच के देखो, ये 60 निकाल रहा है, 70 निकाल रहा है, तो ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है, उसका इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा है। सीधी सी बात। जो सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा है ना, इतना पसीना आ रहा है, उसका इंटरेस्ट ज्यादा है। और जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके थक गया, बस मैं नहीं करता, उसका इंटरेस्ट कम है। देखो, सब चीज को ना इंटरेस्ट से जोड़ो आप, इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही प्लस माइनस में अट्रैक्शन हुआ, एनर्जी निकली, जितनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी इसका मतलब इनका इंटरेस्ट आपस में ज्यादा है। जितनी एनर्जी कम निकलेगी उतना इंटरेस्ट कम। आप कभी जिम में एक्सरसाइज करने के लिए गए? वो जिम जाता हो आप में से? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जिम में गए, बस 15-20 मिनट में ही बाहर आ गए, या मन नहीं कर रहा, बहुत गर्मी लग रही है, छोड़ आज नहीं कर। वो कई लोग जाते हैं वैसा 2-2 3-3 घंटे लगे रहते हैं, इतनी इतनी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतनी गर्मी के अंदर भी कर रहे हैं। क्यों? इंटरेस्ट। इसका आंसर सिर्फ एक ही है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो वही चीज है, मैंने इसको इंटरेस्ट से जोड़ा। अब लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, तभी आएगा आपको समझ। लिखिए, फॉर द इफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड,
देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी लो, LOW, लो, देयर मस्ट बी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, देयर मस्ट बी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सिंबल बना लेना। देयर मस्ट बी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इससे कम होना चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई लैटिस एंथैल्पी। ये देखो, ये रिजल्ट निकाला हमने। ये कंपटीशन में आपसे पूछेंगे एक आयनिक बॉन्ड के अच्छे से बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी है। कम से कम होनी चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितनी कम एनर्जी खर्च होगी ना, उतना उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो। अगर मुझे पढ़ाने में कम एनर्जी लगानी पड़े, इसका मतलब आप सब इंटरेस्टेड। और जहां मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं। तो इसको लो होना चाहिए, इसको हाई होना चाहिए, और इसको भी हाई होना चाहिए। एज लो एज पॉसिबल, एज हाई एज पॉसिबल, एंड लास्ट इज आल्सो एज हाई एज पॉसिबल। सोच के देखो, जहां पे एनर्जी लग रही है कम से कम लगानी है, और जहां पे एनर्जी निकल रही है मैक्सिमम रिलीज हो। ये सब देखिए अब आपको ना परेशानी आ रही होगी, क्योंकि आपको पीरियोडिसिटी चैप्टर ही नहीं आता। वहां से पढ़ते तो ये फंडामेंटल अपने आप बन जाते। अब वो चैप्टर स्किप हो गया ना। चलो खैर, तो ये हमने डिसाइड कर दिया। डन। नेक्स्ट हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड ऑब्लिक आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक यौगिक और आयनिक बंध, इनकी विशेषताएं हम एक साथ स्टडी कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। सब ध्यान देना प्लीज, बात ही नहीं करने किसी को। आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड एक साथ स्टडी कर। चलो पहला बॉन्ड, देखो बातें नहीं करने के लोग पीछे बोल रहे हैं। आयनिक बॉन्ड की पहली सबसे खास बात, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। देखो आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिंग है। क्या मतलब होता है इसका, क्या होता है नॉन डायरेक्शनल? जिसमें कोई डायरेक्शन हो, दिशा ना हो। सही बोला किसी ने। पीछे गर्ल्स क्या लिख रहे हो बाद में लिखना है मैडम, पहले सुन लीजिए ना। आपको बार बार कहते हैं पहले समझ तो लीजिए, आप इतनी देर से लिखे जा रही हो। रोज ऐसे ही करना पड़ता है। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। देखो उसका मतलब समझो, ये दो आयंस है, ये आपस में बॉन्डिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए ये इसके पास आता है, तो ये इसके पास कहां से आए, किस डायरेक्शन से है? इसका आंसर पता क्या है? ये कहीं से भी आ सकता है, ये कहीं से भी आ सकता है। देखो बात को सुनना ध्यान से, प्लस के पास माइनस से आना है, तो उसके आने की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई निश्चित दिशा नहीं है। ये कहीं से भी आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से। ठीक है, देखो देखो इसको ना प्रूव करते हैं। ये कहीं से भी आ सकता है, कोई इस बात का कोई साइंस है इसके पीछे, देखो साइंस क्या है। आपने कल के लेक्चर में, आपको कल के लेक्चर मैंने ना, याद है आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया। अभी हम इसकी बहुत डिटेल पढ़ेंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है ना, पीछे गर्ल्स आप लोग भी देख लीजिए यहाँ पर, टाइम पास मत करिए, बार बार आपसे कहता हूँ। आप हाइब्रिडाइजेशन से ना मोलिक्यूल की शेप निकाल सकते हैं, उसकी आकृति। मीथेन की शेप टेट्राहेड्रल, वाटर मोलिक्यूल की शेप वी शेप, किसी की शेप ऑक्टाहेड्रल, किसी की टी शेप, ये सब भी आएगा। आपको हम शेप्स भी निकालना सिखाएंगे इस चैप्टर में। अब सुनिए, शेप निकाल सकते हैं, बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं, इसका बंद कोण कितना है निकाल सकते हैं। पता क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में कोई एंगल नहीं होता। ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें कोई एंगल नहीं है, इसी कोई शेप नहीं है। देखो सब सुन लो, आयनिक कंपाउंड में कोई एंगल नहीं है, आयनिक कंपाउंड में कोई शेप नहीं है। कल आपको मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस करवाई, कल क्या परसों से हम कर रहे हैं। हमने किसी आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, सारे कंपाउंड कोवलेंट थे। देखो अब सोच के देखो, ना तो कोई एंगल है ना कोई शेप है, इसका मतलब बॉन्ड कैसा है, डायरेक्शन लेस, दिशाहीन। सोच के देखो, डायरेक्शन जहां होगी
वही तो एंगल बनेगा, वही तो शेप बनेगी। बोलो, यार डायरेक्शन ही नहीं। तो जब डायरेक्शन नहीं है तो कहां से एंगल आया, कहां से शेप आई? सोच के देखिए। इसलिए मैंने बोला आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। इस वर्ड को सोच के देखो आप। डायरेक्शन ऐसे ही, हिंदी में बोलेंगे दिशाहीन। जैसे एक छोटा एग्जांपल, मेरे को वो माइंड मत कर। आप किसी हिंदी मीडियम कॉलेज में जाओ, ऐसे ही किसी इंटर कॉलेज में आके पूछो, जो बच्चा 11th 12th में होता है कि तुम 12th के बाद क्या करोगे, तो ज्यादातर बच्चों को क्या रिप्लाई होता है? मैं पहले 12th तो कर ले। वो पहले 12th करने की बात करते हैं, उनको उनको पर डायरेक्शन ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि आईआईटी एग्जाम क्या है, नीट सुना भी होगा लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एम है बस 12th पास करना। तो वो लोग कौन है? नॉन डायरेक्शनल। इसके आगे अगर हम कुछ अच्छे स्कूल्स में जाए, तो बच्चे ने 8th क्लास में डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करना। उसके बाद डायरेक्शन, वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है। हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं। बच्चे को पता ही नहीं करना क्या है। तो कहने का मतलब ये कि वो नॉन डायरेक्शनल हो। इसका प्रूफ ये लिखा हुआ है। आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। लिखना नहीं किसी को भी, इन बातों को पहले समझो। इनके आपके पास रीजंस होने चाहिए कैसे पता लगे। इसको हटा रहे। दूसरी बात, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कहते हैं हिंदी में क्रिस्टलीय ठोस। बताओ, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है, ठोस क्यों है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के बीच में कैसी फोर्स प्ले करती है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स प्ले करती है। क्या बोलते हैं इस फोर्स को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो यहां फिजिक्स लगाओ, कितनी पावरफुल फोर्स काम कर रही है। इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हिंदी में बोलते हैं विद्युतस्थैतीय बल। ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, और ये फोर्स क्या कर देती है, इन्हें क्या बना देगी? सॉलिड। इनको ठोस बना देगी। लिखने की जरूरत है, एक साथ लिखेंगे। ओके। तीसरी बात, आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनके गलनांक एंड जो क्वथनांक है वो कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, हाई होते हैं, हाई। इसके पीछे भी रीजन यही है, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स प्ले कर रही है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स तोड़ना कितना मुश्किल। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, बॉइलिंग पॉइंट भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलनांक भी उच्च, क्वथनांक भी उच्च। चौथी बात, आयनिक कंपाउंड्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के कुचालक, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप इनमें से करंट भी पास कर सकते हैं सॉलिड स्टेट। मान लो मैंने एक आयनिक कंपाउंड लिया, सॉलिड स्टेट में लिया, ठोस अवस्था, उससे करंट पास होगा ही नहीं। बताओ क्यों नहीं होगा? बताओ। मेरे पास नमक है, नमक, लेकिन सॉलिड स्टेट में है, उसमें करंट पास करो, करंट पास नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? उसमें तो आयंस है, क्यों नहीं पास होगा? क्योंकि आयन चल नहीं सकते। स्टेट कौन सी है? सॉलिड। फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। आयन चल ही नहीं पाएंगे। बट इन फ्यूज स्टेट, अगर आपने इसको पिघाल दिया और ब्रैकेट क्या कर लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, दे बिकम दे बिकम कंडक्टर। फिर ये चालक बन जाते हैं। क्यों? पानी में डालने से क्या होता है? ये फोर्स खत्म हो जाती है, कंपाउंड आयंस पे टूट जाता है। पिघालने से क्या होता है? ये फोर्स खत्म हो जाती है, कंपाउंड आयंस पे टूट जाता है। अब आयन चल सकते हैं, और आयनों के चलने से ही कंडक्शन की बात की जाती है। बोले सारी बातें क्लियर? ये सब आपके लिए असर्शन रीजन है। नीट एस्पिरेंट तैयार हो जाइए, पूछेंगे आपसे बड़े इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन है। ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज में आती है लाइन, नोट करें। अब लिखिए को मना कर रहा है, दो दो बार नोट कीजिए। लेकिन पहले ना समझा है, आप लोग सब पढ़ना सीखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ। और यहाँ तो देखिए मन से बैठिए। अब मन से नहीं बैठेंगे बस, फिर टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। जिसको रियली कुछ करना है, अगर कैरी करने का प्लान है, तो भैया वो ढंग से है, वरना वो टेंशन। सिर्फ वॉइस नोट कर लिया, यहाँ से देखो ना। आईसेट दी करिए आपकी,
आई साइड वीक है क्या? आंखें कमजोर है क्या? इतना मत पढ़ा करें आप, आंखें कमजोर करा ली आपने। इतना किसी को नहीं पढ़ना कि आंखें कमजोर हो जाए। पढ़ना नहीं है, बस पढ़ना है। फ्लैट। आगे सो जाइए। अच्छे से लिखिए, समझिए ये चीज। ठीक है जी। किसी पॉइंट पे कोई डाउट बताओ, कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो जिस समझ आए बोलिएगा। तो आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है? आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल क्यों है? वो इसका प्रूफ, उसका प्रूफ हमारे पास है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं? थर्ड पॉइंट क्या है? आयनिक कंपाउंड्स have हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। कुछ कथनाल, कुछ गल्ला। चलिए आगे सबको समझ। क्लियर हो गया? तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सेंटेंस और नोट कर लीजिए इसी के बारे में। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर को हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय विलायक। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। बताओ अब इसका रीजन। आयनिक कंपाउंड जैसे पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, जल एक ध्रुवीय विलायक है। बताओ पानी में आयनिक कंपाउंड क्यों घुल जाते हैं आराम से? ऑलमोस्ट हर एक आयनिक कंपाउंड पानी में सोल्यूबल है। क्यों? ऐसा क्या पानी में घुल जाता है वो आराम से? उनमें चार्जेस होते हैं। पानी में क्यों घुलते हैं? फोर्सेस हट जाती हैं। चलो गुड, और कोई बताएगा? आयनिक कंपाउंड पानी में आराम से क्यों घुलते हैं? ऐसे नमक ही होता है पानी में हाईली सोल्यूबल, ऐसे ऑलमोस्ट हर एक आयनिक कंपाउंड पानी में घुलता है। क्यों? देखिए आयनिक कंपाउंड के पास खुद पोलैरिटी होती है। आयनिक कंपाउंड का एक हिस्सा प्लस है, एक माइनस है, उसके पास पोलैरिटी है, पोलैरिटी ध्रुवीयता। और जल के पास भी क्या होती है? ध्रुवीयता। लाइक दिस और लाइक, सुना कभी आपने? अगर एक चीज पोलर है और दूसरी भी पोलर है तो आपस में घुल जाएगी, लेकिन पोलर चीज नॉन पोलर में नहीं घुलेगी। ये बात सबने सुनी होगी। जैसे मान लो हमने पेट्रोल को पानी के अंदर मिलाया, पेट्रोल पानी में कभी नहीं घुलता। क्यों नहीं मिल सकता, घुल सकता? क्योंकि जो पेट्रोल में कंपाउंड है वो सारे नॉन पोलर है ध्रुवीय। और पानी क्या है? पोलर। तो नॉन पोलर कभी पोलर में नहीं घुलेगा। पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। तो लिखिएगा एज, इसका रीजन है एज ionic compounds are polar, ionic compounds are polar, so they are soluble in polar solvents. As ionic compounds are polar, polar का मतलब ध्रुवीय, वो ध्रुवीय होते हैं ना, ध्रुवित ध्रुवीय यौगिक बोलते हैं, सिखा देंगे अभी। सो दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। भाई पोलर पोलर में घुलता है, ये केमिस्ट्री का स्टेट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये बात भी हमारी पूरी हो गई। अगला हेडिंग है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज टर्म्ड एज, बोलो पीछे गर्ल्स नोट कर लिया?
जल्दी से लिखा करें, देखिए बहुत सारे पेशेंट देखने होंगे आपको। जब डॉक्टर बन जाएंगे ना, 400-500 पेशेंट डेली देख रहे हैं, आपसे दिखा ही नहीं जा रहा, कैसे इतने सारे पेशेंट अटेंड कर पाएंगे आप? नोट करिए अगला पॉइंट, कंपेरिजन ऑफ आयनिक करेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कंपेरिजन ऑफ आयनिक करेक्टर। टॉपिक नेम इज नाउ कंपेरिजन ऑफ आयनिक करेक्टर। इसको बोलते हैं फजान्स रूल। ब्रैकेट में मेंशन कर लें, एफ इज कैपिटल, FAJAN, फजान रूल कहते हैं इसको, फजान रूल, नॉट फैजान, फजान, फजान्स रूल से बोल सकते हैं, FAJAN। ठीक है, ये फजान रूल क्या होता है समझाते हैं अभी, 1-2 मिनट देख लेते हैं, राइट आ जाए तो क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, किसी के पास को डाउट हो तो। आपने प्रैक्टिस वैसे की थी घर जाके, हाई बड़े सच बताना, झूठ नहीं बोलना, की थी प्रैक्टिस? MS कॉलेज स्टूडेंट, पढ़े जाओ। क्यों क्यों नहीं पढ़े थे घर जाके? इंटरेस्ट ही नहीं था। अब कहाँ रहते हैं? सहारनपुर रहते हैं, कहीं बाहर से आते हैं? यहीं से दो पीछे बैठा है इसको, कैलाशपुर से आते हैं, दूर से आप आ रहे हैं, कुछ खर्चा वर्चा किराया भाड़ा भी खर्च होता हो, फिर क्या करने आ रहे हैं जब आपका इंटरेस्ट तो है नहीं? क्यों नहीं किया आपने? आपने प्रैक्टिस किस साथ है बैठा? टाइम नहीं मिला? क्या हो गया था? शादी वादी हो गई आपकी, घर के सामान लाने में लगे थे, आप बिजी थे, फिर क्या हो गया था? मन ही नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा यार। क्या किया मतलब रात के टाइम, क्या करते? टीवी देखा था आपने? और क्या करते हैं? कुछ और स्टडी किया, पेपर पढ़ा था, क्या करते? किसी काम में ऐसे ही किए, बाजार में घूमे थे? तो डॉक्टर साहब पढ़िए ना, आपने हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस नहीं करी, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के नहीं देखा, और सपने अभी बेस्ट डॉक्टर बनने गए, तो हाउ कैन इट बी? BMS में सिलेक्शन भी नहीं होगा, इतना आसान थोड़ी ना। पीछे बैठे आप, हाँ, पढ़ा नहीं पढ़ा? अच्छा, बॉयज में से किसी ने पढ़ा? सच बताना, झूठ नहीं बोलना। पीछे बैठे एक और MS कॉलेज के स्टूडेंट, हाँ, कुछ भी नहीं करा होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये कोई इशू नहीं है, ये एक्सक्यूज है भाई साहब। ये फिजिक्स से, मैंने फिजिक्स पढ़ी या लाइक मैंने बायो पढ़ी, तीनों सब्जेक्ट पढ़ो ना, तीनों पढ़ो, तीनों का वेटेज है, तीनों का इक्वल वेटेज है, इवन बायो तो डबल है। मैंने आज फिजिक्स पढ़ ली, मैं आज बायो करता रहा, ये कोई आंसर नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लें? क्या पढ़ा फिजिक्स में वैसे आपने? क्या टॉपिक पढ़ा था? चल रहा था, आपने क्या पढ़ा? कर लिया, पूरा कर लिया? बायो कितना करा आपने? कितना, लाइक कहाँ तक? कोई टॉपिक का नाम बताओ, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। और तो ये टॉपिक पढ़ने वाला कहाँ था? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 + R2, ये तो क्लास 9-10 के टॉपिक्स। कर लिए अपने सारे क्वेश्चन? चलिए बहुत बढ़िया, पूछेंगे किसी दिन आपसे भी। और आपने कुछ नहीं करा JEE वाले लेक्चर? क्या पढ़ा था आपने? केमिस्ट्री में कुछ करा? क्या करा? हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस की थी? सबके हाइब्रिडाइजेशन निकल के बिल्कुल सही। पेपर देखे थे JEE मेंस के लेटेस्ट आपने, नीट के? हो गए, ठीक हो गए आपसे? हाँ, तो पूछते ना मेरे साथ आती, मैंने आती काबिले को डाउट पूछ, मतलब ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ मैं, आराम आराम से पढ़ा। और जो बात, ऐसा मैं पाई बॉन्ड पढ़ा था, पाई बॉन्ड निकालना सिखाया, तो ये नहीं बताया पाई बॉन्ड कैसे किसको। जब हम पाई बॉन्ड बनाएंगे ना, पाई बॉन्ड क्या होता है, तो ये अपने आप हो जाएगा। आप उससे ना कोई हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन लिखे, है कोई? वही बैठ, बहाना मार रहे हैं। गर्ल्स साइड से प्रैक्टिस की किसी ने हाइब्रिडाइजेशन की? हो गए थे सारे आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर ठीक आ गया? इधर कोई अपने की प्रैक्टिस? देखिए पढ़िए, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। बिना खुद पढ़े कुछ भी नहीं हुआ। कोई सोचे ना ऐसी सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत कम चांस है। पूछते हैं यार क्या
जिसकी प्रैक्टिस की अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बोर्ड्स मॉडल, वो भी जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में सारे हो गए, सारे कर लिए आपने? डाउट्स है उसके पीछे गर्ल्स वो सारे हो गए बोर्ड्स मॉडल वाले क्वेश्चन? बॉयज वाले क्वेश्चन देखे थे बोर्ड्स मॉडल वाले, वो भी नहीं देख पाए? देखने नहीं, करना भी था उनको देखने के। बढ़िया वैसा मेहनत कीजिए। फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, बना देंगे श्योर। लाइट है भी कर देते हैं क्या, बताइए। कार्बन का कार्बोनाइड ये C2 में कितने बॉन्ड है? इसकी स्ट्रक्चर बना देते, बैठ जाओ। CH2 का स्ट्रक्चर इधर है, NPS का स्ट्रक्चर और बताओ। और पीछे को आइस बैठने को डाउट होगी किसी के पास कोई क्वेश्चन? हमें रूम चेंज करना पड़ेगा, लाइट बताना। जनरेटर हमने किराए पे दे रखा है तो हमारे पास, हमने रेंट पे दिया। अब जनरेटर भी चाहिए आपको? इसमें मेटल को आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। सब चेंज करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो 50 काम क्या होता है, बात ना करी बॉयस। मान लीजिए आपके पास दो कंपाउंड्स है और दोनों ही आयनिक है, दोनों ही आयनिक है। ये भी आयन से मिलके बना हुआ है और तो ये भी आयन से मिलके बना हुआ है, लेकिन इनमें ज्यादा आयनिक कौन है? अगर इसका आपको आंसर चाहिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा फजांस रूल। फजान रूल यही काम करता है, वो आयनिक करेक्टर को ना कंपेयर कर लेता है। कैसे देखो आप, केमिस्ट्री ने उसने एक रूल दिया था, उसने कहा था जो आयनिक करेक्टर होता है ना, जैसे कहते हैं आयनिक गुण, वो इस रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, द साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन। देखो ध्यान देना, सारा काम ये रेशियो करता है, रेशियो। जितना ये रेशियो बड़ा होगा, जितना ये अनुपात बड़ा होगा, उतना आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, और जितना ये अनुपात छोटा होगा उतना आयनिक करेक्टर कम होगा। देखो सुन लो, पहले भी इसका रीजन देंगे आपको, ये सिंपल सा एक मैथ्स है। कभी भी अगर आपको आयनिक करेक्टर देखना हो तो आपको साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन, धनायन का आकार अपॉन ऋणायन का आकार, ये मैथ्स देखना पड़ेगा। जितनी वैल्यू बढ़ी उतना आयनिक करेक्टर ज्यादा। जैसे मैं आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाता हूँ, देखो इन दोनों कंपाउंड में पता क्या हो रहा है, ये वाला सेक्शन तो कॉमन है, एनायन तो सेम है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। सारा काम कौन करेगा? कैटायन। बताओ इनमें से कौन बड़ा है, लिथियम है सोडियम? सोडियम बड़ा होता है, सही कह रहे हैं। सोडियम लिथियम एक ही फैमिली में है, लेकिन सोडियम नीचे होता है। नीचे होने का मतलब है साइज बड़ा होना, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। आपको शायद पता हो, आवर्त सारणी में टेबल में साइज बढ़ता है, तो ये सोडियम आयन लिथियम आयन से बड़ा होता है। अब देखिए अगर सोडियम आयन बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी हो गई,
और इसके बड़ा होते ही वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब NaCl क्या है? LiCl से ज्यादा आयनिक है। समझ रहे हो आप? है दोनों आयनिक, लेकिन ज्यादा आयनिक कौन है? इसका आंसर है NaCl। बताओ ये करना आया नहीं है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करवा रहे हैं, फिर देख लो, पहले समझ लो। क्लियर हुआ? दोनों में एनायन कैसा है? सेम। ऋणायन कैसा है? सेम। इसको नहीं देखना, हमने कैटायन को देखा। जिसका कैटायन बड़ा, देखो मैथ्स है, अगर ये वैल्यू बढ़ी तो ये वैल्यू अपने आप बढ़ी। सोडियम आयन बड़ा है, नेचुरल सी बात है, NaCl ज्यादा है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे क्यों, इसके पीछे की पूरी साइंस पढ़ेंगे। एक बार कॉपी करो फटाफट, जल्दी से कॉपी करो, फिर आपसे 3-4 क्वेश्चन करवा के देखते हैं, आपको पता लगेगा कि हमें आए नहीं। फास्ट। ठीक है? कभी भी आयनिक करेक्टर कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने की ये केमिस्ट्री, नाम है इसका फजांस रूल। बच्चों किसी के पीछे आवाज ना आए। अब मैं कुछ केसेस आपको दे रहा हूँ, आप खुद से करके देखो, पता लगेगा नहीं आया नहीं आया। चलिए नोट कीजिएगा, इनमें ज्यादा आयनिक कौन है? ये मैं कुछ केसेस आपको दे रहा हूँ। किसी के पीछे ना आवाज ना आए, बिल्कुल भी काम करिए अपना चुपचाप, बोलेगा नहीं अच्छे से कोई भी। चलिए आपको मैंने ये 5 पेयर्स दिए हैं, आप मुझे हर बार यही सेलेक्ट करके दिखाओ इनमें ज्यादा आयनिक कौन है। आपको मैंने प्रोसेस क्लियर कर दिया, चलिए कीजिए फटाफट। विच वन इज मोर आयनिक? और क्लियर लिखा है बोर्ड पे, आपको अप्लाई करना है फजांस रूल। देखते हैं आप कितना अप्लाई कर सकते हैं, और जल्दी से कीजिएगा, और आगे थ्योरी कर लेंगे हम लोग। अपने अपने दिमाग से करो और थोड़ा जल्दी करो बस। 5 पार्ट्स हैं, कर डालिए 2-3 मिनट में। और ये आयनिक करेक्टर कंपेयर करने का मैथ्स, द साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन, धनायन का आकार अपॉन ऋणायन का आकार। ये गणित चल लगाना है आपको सिंपल, और देखो पता लगा। देखते हैं आप में से कौन कितना कर सकता है, जल्दी। किसी की आवाज नहीं आएगी, जो है ना मेरे से पूछो, वो कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो आप बता देना, किसी का टॉमी नंबर चाहिए प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं, आप अपने काम पे ध्यान दें बॉयज, खुद से करने की कोशिश करो ना, पीछे बॉयज बैठे यार, दूसरी कॉपी में देख रहे हो यार। कोई नकल मत करे, कोई चिटिंग मत करे, नहीं आता आराम से बैठे, इस दिमाग का ना यूज करे। हो गया? स्माइल पास कर रहे हैं आपको हंस रहे हैं। बोलना नहीं प्लीज, सारे पार्ट कर लो, डिस्कस करेंगे। आप सारे पार्ट कर लिए, टिक कर लीजिए अभी नोटबुक के अंदर, इनको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। 5 केसेस है, हर एक में ज्यादा आयनिक कौन है, दैट्स ऑल। ज्यादा आयनिक गुण किस में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस में, नीट में हर साल आता है ये। आप भी घर जाके ना ऐसे क्वेश्चंस करो। आज क्लास में स्टूडेंट्स कम क्यों है, रीजन क्या है? वही, रास्ते वास्ते ब्लॉक हो गए इसलिए, रास्ते बन गए इसलिए। क्विक, लेकिन हो सकता है कि अभी छुट्टी वुट्टी कर दें, कि भी सब रास्ते बंद हो गए हैं और डीएम का ऑर्डर आ गया, छुट्टी करें। सुनो मैंने, है सर नोटिस आ गया, कल से छुट्टी पड़ जाएगी। हाँ हाँ ओके, मालूम है। आप छुट्टी अगर होती है तो घर बैठ के आप रिलैक्स मत हो जाना कि हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। आपके पास टाइम है, इस चैप्टर को रिवाइज करो, और पर्टिकुलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा करो। और हम कल से ना ऑनलाइन क्लास करना शुरू कर देंगे, आधे घंटे घंटे की ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें डाउट्स ले लेंगे तब तक। खासकर वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पेंडिंग है, उसको पूरा कर लेंगे, उसके डाउट सब ले लेंगे।
आप मेरे को क्वेश्चन नंबर बोलना है कि इस बुक से ये वाला क्वेश्चन नंबर, तो बुक मेरे पास होती है, मैं देख के आपको डाउट समझा दूंगा इसका। ठीक है, आप एक ग्रुप में ही वो लिंक सेंड कर देंगे, कैसे क्लास होगी बता देंगे आपको। वो हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास का पार्ट है, वो इस क्लास से लिंक नहीं है। उसमें हम डाउट्स ले लेंगे, थोड़ा और प्रैक्टिस करवा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की, सब जो भी हो सकता है मैक्सिमम कर देंगे, बेस्ट कर देंगे। चलिए, जल्दी जल्दी इस पर ध्यान दीजिए। 5 पेयर्स हैं, कर लीजिए आपने, पांचों कर लिए। वेल डन, आपने पांचों कर लिए। कीजिए कीजिए, अच्छे से करिए, मन से करिए। रिवर डिस्कस करना। और कोई भी घर पे ये ना रहे कि बस आराम से रिलैक्स मोड में आ गया। आपके पास टाइम है, अगर 5-6 दिन की छुट्टी मिलती है, तो अपनी सारी बायो जो भी जितना भी यहाँ पर हुआ सब रिवाइज कर डालो। देखो यहाँ पे थर्ड चैप्टर चल रहा है, अगर केमिस्ट्री की हम बात करें। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया। वो आपको भी आया नहीं आया मुझे नहीं पता। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने बहुत सारा कराया था, इसका डाउट ले लूंगा। और एक थर्ड चैप्टर चल रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ से कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं। किसी की आवाज नहीं है, हो गई? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम खुद करें, डिस्कस करें, फिर वॉइस करें स्टार्ट। चलो भाई, पहला पेयर शुरू करते हैं। क्या करते हैं आंसर आप? LICL बड़ा होगा। देखो, मेरे बड़ा छोटा नहीं पूछा, मैं ज्यादा आयनिक पूछ रहा हूँ। कॉन्फिडेंट बिल्कुल, लॉक कर दे, बैठ जाओ। LICL इज आंसर। गर्ल्स साइड आप बताओ। हाँ, बोलो बोलो। बोलो, आप कुछ कह रही हो पीछे, बताओ। चल, लास्ट में क्या आंसर है इसका? इसका आंसर LIF है। मिस्टेक हो रही है आपसे, सुनो क्यों। दोनों में कैटायन कैसा है? सेम। कैटायन तो देखो ना, एनाइन छोटा किसका? फ्लोरीन का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन ऊपर होता है अपनी फैमिली में, और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। एफ नेगेटिव इज स्मॉलर देन Cl नेगेटिव। और जब एफ नेगेटिव छोटा है, मैथ्स लगा लो, अगर ये वैल्यू छोटी है तो आयनिक करेक्टर अपने आप ज्यादा आएगा। गर्ल्स क्लियर हुआ? देखो, जिन लोगों से बिल्कुल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सोचो। पहले का आंसर LIF है, टिक कर लो। हाँ, सही है, इसका हो गया, वेरी गुड। सेकंड केस में NaCl NaI। चलो चलो, ज्यादा आयनिक कौन? आप बताओ, ये बताएंगे आगे बैठेंगे, ज्यादा आयनिक कौन? कॉन्फिडेंट बिल्कुल, वाई? क्यों क्यों NaCl? सर क्योंकि सीएल आयनिक सीएल एनायन है और ये ऊपर आता है आई से। हाँ, ये छोटा होता है। जी। करेक्ट है, आंसर इज NaCl। कॉन्फिडेंट है सब पीछे ना, कोई जरा सा आंसर डिफर करे बोलना, कोई हेजिटेशन नहीं। थर्ड पेयर, Na2S, क्या आंसर है इसका? Na2S पक्का, लॉक कर दें? एक बच्चा कह रहे हैं Na2S, राइट आंसर Na2S। इसका आंसर Na2O है। सुनिए, ऑक्साइड छोटा है देन सल्फाइड है। हम फोर्थ थर्ड में भी आते हैं। फोर्थ पेयर में आंसर है Na2O, कि ऑक्साइड छोटा होता है, एनायन छोटा है। अगर ये छोटा है तो हानि करेक्टर ज्यादा है। बोलो बच्चों, सिंपल है। थर्ड केस में, थर्ड केस में क्या आंसर हुआ? एफ। एफ नेगेटिव स्मॉलर देन O2 नेगेटिव। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इन्हें कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में क्या होता है? मोर द नेगेटिव चार्ज, मोर द साइज। तो इसका आंसर ये है, देखो, जिनको मैं टिक कर रहा हूँ ये ज्यादा आयनिक है, जिनको मैं टिक कर रहा हूँ ये ज्यादा आयनिक है। इसकी बात करते हैं। LICL BeCl2। Why is BeCl2? Why? बोले तो why is BeCl2? गलत, वो लिथियम की फैमिली में ही नहीं है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो मोर नंबर ऑफ शेल्स। ये कोई पॉइंट नहीं है मैडम, ये कोई पॉइंट नहीं है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। देखो, हमारा थर्ड चैप्टर वीक है ना, कॉलम क्रिएट हो रही है। ये फर्स्ट ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में है, और लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, दिस अ फैक्ट। बेरिलियम छोटा होता है लिथियम से, लेफ्ट टू राइट जाने से ना साइज घटता है। अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए, इसी आवर्त में अगर आप बाएं दाएं जाएंगे साइज घटेगा। इसका मतलब बेरिलियम छोटा है लिथियम आयन से। जब बेरिलियम छोटा है तो कैटायन छोटा हुआ, आयनिक करैक्टर अपने आप कम हो गया। व्हाट द आंसर? LIC है। बोलो, क्लियर हुआ? लिथियम बेरिलियम एक फैमिली में नहीं है। ये थर्ड चैप्टर हमारा वीक, साफ दिख रहा है, देखो हम परेशान हो रहे हैं हमारे को। ये बताओ, लास्ट पेयर ये था चैलेंजिंग आपको, ज्यादा आयनिक कौन? SnCl2। पक्का बताना, अच्छा क्यों? वाई SnCl2 बोलो, MS कॉलेज स्टूडेंट, पढ़े जाओ। तुक्का मारा क्या? तो रीजन दो, वाई SnCl2 मोर आयनिक। जिसको कहना है इसका प्रॉपर रीजन बताओ, बैठ जाओ। वाई इज SnCl2 मोर आयनिक? हाँ, बताओ बताओ।
लेकिन नंबर ऑफ एनायन मैटर नहीं कर रहा है, साइज तो वही है एनायन का, लेकिन ये भी Cl नेगेटिव है, ये भी Cl नेगेटिव है, ये नहीं मैटर कर रहा वो 2 बार है या वो 4 बार है तो एनायन वही। अभी सुन लो एक मिनट प्लीज, रुक जाओ सब बच्चे रुक जाओ। देखो आपने गलत कौन स्टार्ट किया, ये वाला कंपाउंड इन दोनों के मिलने से बना है और ये वाला कंपाउंड इन दोनों के मिलने से बना है। एनायन है तो एक एक, साइज तो वही है ना, वो ये 2 बार आए 4 बार तो वैलेंसी पूरी करने के लिए आया, तो ये गलत तरीका है। आप नंबर ऑफ एनायन मत देखो, नंबर तो लिखा ही नहीं फॉर्मूले में, साइज देखना है। बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं। ज्यादा आयनिक कौन, सोचो, बताओ बोलो यार, ज्यादा आयनिक कौन, बताइए पीछे बैठे बोलो, रीजन दो, रीजन नहीं मिल रहा हमें, आंसर तो SnCl2 है। एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा, 50 उससे क्या करोगे आप, रुक जाओ, उससे कुछ नहीं आउटपुट मिलेगा, एटॉमिक नंबर से कुछ नहीं मिलेगा। ये बताओ मेरे को, ये भी Sn है, ये भी Sn है, ये 2+ है 4+, कौन छोटा है, ये मोर द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर द कैटायन। देखो थर्ड चैप्टर हमारा वीक, परेशानी आ रही है देखो, स्किप कर दिया ना हमने, एक चैप्टर को छोड़ा, देखो हम फंसते जा रहे हैं पूरी तरीके से। इसका आंसर SnCl2 है, SnCl2 इसका आंसर है। तो उसका रीजन है ना, जब एक एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब आपको ये सारी केमिस्ट्री आती नहीं है, नोट करिए, थर्ड चैप्टर भी करना चाहिए था, वो स्किप होने का लॉस हुआ ना। बातें नहीं यार, बातें नहीं, मत बोलो, नोट कर लो, एटलीस्ट देखते हैं आप जो होगा ट्राई करेंगे, इन छुट्टियों में कराने की कोशिश करेंगे। बात मत करिए, बात मत करिए, बोलो क्लियर हो गया। तो ऐसे कंपेयर करते हैं आयनिक करेक्टर, लेकिन अब यहाँ पे ना बहुत डेप्थ है। कैसे डेप्थ है, ज्यादा आयनिक होने के लिए कैटायन कैसा होना चाहिए, बताओ कैटायन कैसा होना चाहिए, देख के बताओ, बड़ा। एनायन कैसा होना चाहिए, क्यों, क्वेश्चन इससे है। अब हमें ये डिस्कस करना है कैटायन को बड़ा, एनायन को छोटा क्यों होना चाहिए, ठीक है। इस बात को पहले लिख लो आप, देखो इट इज क्लियर फ्रॉम द above formula, it is clear from the above formula, from the above formula for significant ionic character, for significant ionic character, ज्यादा आयनिक होने के लिए, ज्यादा आयनिक होने के लिए, for significant ionic character, cation should be big, anion should be small, cation should be big, anion should be small, धनायन को बड़ा और ऋणायन को छोटा होना चाहिए। cation should be big, anion should be small, अंडरस्टूड अभी, यहीं से मैंने बोल दिया, इसमें क्या। अब क्वेश्चन है कैटायन को बड़ा क्यों होना चाहिए, ना कि छोटा क्यों होना चाहिए, अब इसको सीखना पड़ेगा हमें। देखिए हेडिंग नाउ, तो कैटायन शुड बी बिग, एनायन शुड बी स्मॉल। अब देखो इसका रीजन पता लगाते हैं, इसका रीजन क्या है, एक मिनट प्लीज। ठीक है, देखिए सिचुएशन ना अनटॉलरेबल हो रही है,